सभी को शुभ संध्या। बातें थोड़ा कम हो, बातें कम करिए। सर रेगुलेटर हो तो सही हो, पूरा आवाज खरखराएगा उससे। पीछे का चालू कर दीजिए। आप लोग इत्मीनान से बैठ गए हों तो फिर क्लास स्टार्ट करें, नहीं तो फिर हल्का से एसी चालू करवा दीजिए। पीछे वाला फैन चालू कर दो। इसमें आवाज आएगी, इसमें। चलिए सुनिए, अब आप लड़ाई करना बंद करिए। देखिए, आपसे आधुनिक गद्य साहित्य के अंतर्गत आप कुछ ऐसी विशेष चीज आपको देने जा रहे हैं जो हमारी नोट्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें हर एग्जाम में, चाहे एलटी हो, जीआईसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न आपके लिए, पीडीएफ आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मैं एक बार नहीं, दो बार, दूसरी बार फिर करने जा रहा हूँ कि इसकी नोट्स मुझे चाहिए। ठीक है, आइए लिखना करते हैं। पीजीटी में जनरल सब्जेक्ट भी जोड़ दिया गया है क्या? पीजीटी में नहीं, टीजीटी में, एलटी वगैरह में है, जोड़ा गया है। नाम सुने होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे होते हैं? हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक हैं, भारतेंदु के प्रवर्तक हैं। और यही नहीं, इन्होंने नाटक का भी इनको प्रवर्तक कहा जाता है, निबंध का भी प्रवर्तक कहा जाता है, तमाम चीज़ें इस पर आती है। अब इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखिएगा। ये चीज़ आपसे पूछा गया है, कि गद्य साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को, लाइट बढ़ा दें इसकी, अब सही है? सही है कि और? ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य साहित्य का प्रवर्तक किसने माना है, तो देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब ये हिंदी साहित्य में आए, एक प्रश्न और बनता है कि किस नाम से कविता लेखन कार्य करते थे। इनका जो नाम था, रसा उपनाम से प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न, कि रसा उपनाम से इन्होंने लेखन कार्य करते थे। इनकी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा अधिक मिलता है। इनकी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा अधिक मिलता है। किस, ये भी है कि इन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वाधिक रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है, तो क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा का। यही प्रश्न यहाँ पूछा, कहा गया इनकी काव्य रचनाओं में ब्रजभाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, परंतु दशरथ विलाप एवं फूल की गुच्छा इन्हीं की रचना है। इनमें इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। बात समझ में आ रही है? फूलों की गुच्छा, फूलों का गुच्छा, ठीक है, फूलों का गुच्छा में इन्होंने जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और शेष रचनाओं में लगभग ब्रजभाषा का सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया है। तो दो रचना याद रखिएगा, दशरथ विलाप, फूलों की गुच्छा। यही प्रश्न यहाँ से बना था। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि दशरथ के विलाप में, या दशरथ विलाप जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, इस रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा का प्रयोग किया है। अगर प्रश्न बन जाए फूलों की गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, स्पष्ट रूप से सत्य है, तो फूलों की गुच्छा किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा में किस वो भाषा में लिखा गया? उपभाषा जब पूछे तो क्या बताएंगे? खड़ी बोली। ठीक है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ से है? अगला प्रश्न समझिएगा।
ये कवि होने के साथ साथ अच्छे अभिनेता थे। अभिनेता मतलब अभिनय करने वाले थे। नाटकों में इन्होंने अभिनय करते थे। वाराणसी में काशी नेशनल थिएटर की स्थापना भी किया था इन्होंने। तो उसी में क्या करते थे, अभिनय करते थे। अब यह पूछा गया साहित्य में सर्वप्रथम कवि भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे। 35 वर्ष मात्र इनकी जीवन रहा है। अब समझो कि कितना पहले इन्होंने 175 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध आती। अब कितना मेहनत किए होंगे बेसमझो। मेहनत ही आदमी को किसी न किसी रूप से लाती है। आप लोग को पढ़ने के लिए गए, नहीं पढ़ पाते हो तो स्वयं लिखते थे। देखिएगा, साहित्य में सर्वप्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल। अच्छा, ये जानकी मंगल में इन्होंने भूमिका निभाई थी, लक्ष्मण की भूमिका निभाई। लेकिन जानकी मंगल पूछ लिया जाए किसकी रचना है तब नो, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। यह गद्य रचना है, यह गद्य रचना में है। और गद्य रचना में यह नाटक है, नाटक का ही अभिनय किया जाता। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, लक्ष्मण का रोल अदा किया था, एक्ट किया था। इसी आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम किस नाटक में एक्टिंग की थी या अभिनय किए थे? तो जानकी मंगल। अगर यह पूछा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र का अभिनीत नाटक कौन सा है, तब 2-3 तरह से प्रश्न बनेगा। अभिनीत बनेगा तो इधर आ जाएगा, और ये पूछा जाए जानकी मंगल किसका, हाँ वैसे भी पूछा जाए तो सर्वप्रथम ना बोले तब भी सर्वप्रथम से भी कार्य कर रहे हैं लगभग। उस पर भी 2 दिन में कार्य आपका लगभग हो जाएगा कि सर्वप्रथम हिंदी में प्रथम कौन है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें से देखिएगा, जानकी मंगल इनका अभिनीत नाटक है। जानकी मंगल मूल रूप से किनका नाटक है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रथम अभिनय किसमें किया गया, किस नाटक में? तो जानकी मंगल। जानकी मंगल एक काव्य भी है तुलसीदास, वहाँ भी ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वो विकल्प में पूछ क्या रहा है, किस प्रकार विकल्प बना रहा है, ये चीज़ आपके माइंड पर निर्धारित करती है। उस विकल्प पर निर्धारित करता है कि किस प्रकार के वो प्रश्न बनाने की कोशिश की गई है। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक समाज की स्थापना की थी। वह समाज क्या होता है? तदीय समाज। और यह प्रश्न पूछा गया है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? अब दोबारा पूछ दे कब की गई थी, तो क्या इसका जवाब हो जाएगा 1873 ईस्वी में की गई। किसके लिए की गई? तो हिंदी नई चाल में ढलने के लिए ये क्या की जाती है कि हिंदी को एक नया रूप प्रदान करें, एक नए रूप देने। तो इसीलिए इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ तदी समाज की स्थापना करते हैं। और तदी समाज की स्थापना करते हैं तो इनका एक काल चक्र रचना आती है। और यह काल चक्र रचना जब ये प्रकाशित होती है तो इसमें हिंदी को नई चाल के रूप में ढलने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है ना, 1873 इधर भी देखिए, 1873 इधर भी देखिए, देख रहे हैं। जब इसकी स्थापना हुई तो उसी समय इसको इसमें उस समाज में रखा गया, लागू किया गया कि हिंदी को एक नया स्वरूप प्रदान करें। प्रश्न बनता है, हा? जैसे आज कोई संस्था बन जाए, हिंदी समाज बन जाए, उसी तरह से वहाँ पर एक तदीय समाज का एक नाम रखा गया, जिसमें लोग बहुत से लोग काम करते थे। जो लोग कार्य करते थे मात्र एक रूप में कार्य करते थे कि हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। आरएसएस तो बहुत कुछ कर रहा है, वो हमको रिकॉर्डिंग वीडियो ज़्यादा टिप्पणी न कराएं। ठीक है, अब देखिए काल चक्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब लगभग मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जितना मैंने पढ़ा है लगभग आपके माइंड में बैठ गया होगा। फिर अगला है, इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग से दीक्षा ली थी। वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग क्या होता है?
पूरी तरह से भगवान पर समर्पित कर दे। वह क्या होता है, पुष्टि मार्ग होता है। तो इसी में वल्लभाचार्य कृष्ण भक्त थे। ठीक है। भारतेंदु किसके भक्त थे? वो भी पुष्टि मार्ग से दीक्षा ली है, ये भी कृष्ण भक्त हो गए। आप देखिएगा दूसरा प्रश्न यहाँ से है, यह है आपके हिंदी साहित्यकारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इन्होंने एक और समाज के सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम था कविता वर्धनी सभा। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने किया था? तदी समाज की स्थापना किसने किया था? कालचक्र किसकी रचना है? सावध सिरों। तो यह याद रखिएगा, कविता वर्धनी सभा जो की स्थापना होती है, यह वाराणसी में की गई थी। वाराणसी में मैंने कहा कि इन्होंने ड्रामा खेलने के लिए, नाटक खेलने के लिए एक नेशनल थिएटर की स्थापना भी किया था। तो यह चीज़ आप इसको समझ लीजिएगा। कविता वर्धनी सभा किसकी है? तदी समाज की किसकी है? तदी समाज की स्थापना किसने किया? कब किया? सावस। इन्होंने मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में कविता लेखन का कार्य शुरू कर दिया। ये प्रश्न पूछा गया, चूंकि 35 वर्ष इनकी मात्र उम्र होती है, 50 और 85 उधर। 35 वर्ष में इन्होंने किस प्रकार हिंदी को इतना रचना किए, कहीं ना कहीं यह बचपन से ही कार्य किए होंगे, तब हुआ होगा। और कठिन मेहनत भी किए होंगे। तो कठिन मेहनत किए तो कब से इन्होंने कविता लेखन शुरू किया? 11 वर्ष से। क्लियर हो गया? भाई छोटे से मतलब नहीं होता है, व्यक्ति को कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ दिमाग जो कर रहे हैं ना, किसी भी परिवेश में जिसको रखोगे वह वैसा काम करे। पिताजी भी इनके कवि और लेखक थे, तो पिताजी जी थे तो ये भी तो कुछ करेंगे, उनकी नकल करेंगे कि नहीं करेंगे? अनुकरण करेंगे। तो उन्होंने कर लिया। देखिएगा एक प्रशंसा यहाँ पर लिखा गया है, इन्होंने आगे है, मातृभाषा की प्रशंसा करते हुए इनकी एक पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत कई बार पूछी गई है। अब वह हिंदी दिवस पर गाते भी हैं लोग, कुछ लोग, कि मातृभाषा निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के यो को सूल। ये या तो पूछेगा किसकी पंक्ति है, यही पूछेगा किसकी पंक्ति है, ये तो क्लियर है कि पूछता है। ये पूछेगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये किसकी प्रशंसा में लिखे? भाषा की प्रशंसा, मातृभाषा, वहां पर अलग ढंग देगा। हिंदी मातृभाषा की प्रशंसा में, संस्कृत मातृभाषा की प्रशंसा में, या भाषा की प्रशंसा में। ठीक है। अब आगे देखिएगा, इनकी रचनाओं में प्राकृत का बाह्य वर्णन देखने को नहीं मिलता है, मतलब बाहरी रूप जो प्रकृति है। प्रकृति का समझ रहे हैं? प्रकृति किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जिसे हमने ना बनाया, वह क्या कहलाता? हवा नहीं बनाए, पर्वत पहाड़ नहीं बनाए हैं, पेड़ पौधे हम नहीं बनाए, तमाम चीज़ें, अग्नि उग्नि क्या है, सब क्या है? प्रकृति है। तो ये प्रकृति के बाह्य वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको केवल नर प्रकृति का कवि भी कहकर पुकारा है। ये सब आप जब नोट बनाइएगा तो इसमें से भी आप छांट कर नोट बना सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि किसने कहकर पुकारा है? ऐसे प्रश्न आप वहाँ पर बना सकते हैं, मगर बनाइएगा, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक इतना बड़ा इतिहास आपके मन में आएगा नहीं। आगे देखिएगा, अमीर खुसरो जो होते हैं, हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत इनको जाना जाता है। अमीर खुसरो से ये बात है कि अमीर खुसरो की तरह इन्होंने लोगों के लिए, अमीर खुसरो क्या करता था, मुकरियाँ और पहलियाँ लिखता था। तो ये भी पहलियाँ लिखते थे, पहलियाँ सब मनोरंजन के लिए हुआ करती थी। तो इनकी भी कुछ पहेलियां हैं। प्रश्न पूछा गया कि अमीर खुसरो के अलावा आधुनिक साहित्य में किसने पहेलियां लिखने का प्रयास किया, तो वो कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब पहली मत पूछो, आइए जब क्लास समाप्त होगी तब पहली पूछना।
बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, नाम सुने होंगे आप लोग। ये भी भारतेंदु युग के मंडल के कवि माने जाते हैं। अब बद्रीनारायण चौधरी ये जो होते हैं मिर्जापुर के रहने वाले होते हैं। इनसे संबंधित क्या विशेष तथ्य, इस बात को समझिएगा। वहाँ देखिएगा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनको रसा उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। और जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, यह अब्र नाम से, दो चीज़ कंपेयर करिएगा, एक अब्र नाम से, एक जो है कि रसा नाम से। रसा नाम से भारत, अब्र नाम से बदरी, ठीक है ना। अब बदरी होगी तो ये भी याद कर लीजिए इसे, अब बदरी होगी, अब से अब्र हो जाएगा, बदरी से बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। और दूसरा प्रश्न है कि इनका जन्म क्या हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था 1881 ईस्वी में। आनंद कादम्बिनी नामक की एक मासिक पत्रिका तथा 1893 में नागरी, एक चीज यहाँ से छूट गया, यहाँ पर इन्होंने भी कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। कवि बच्चन सुधा का नाम आप लोग सुने होंगे, हरिश्चंद्र मैगनीज का नाम सुने होंगे, और एक हरिश्चंद्र मैगनीज और बाल बोधनी पत्रिकाओं का नाम सुने, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि ये अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, जब बदरी होती है तो आनंद आता है, होता है कि नहीं आनंद, तो आनंद कादम्बिनी याद रखना। बदरी होती है तो क्या होता है, आनंद होता है, तो आनंद कादम्बिनी याद रखना। लेकिन यह एक मासिक पत्रिका थी। पत्रिकाओं के जो प्रकार होते हैं, मासिक होती है, साप्ताहिक होती है, वार्षिक होती है, त्रैमासिक होती है, फिर इसके बाद आपका दैनिक होती है। तो मासिक का मतलब एक मास में एक बार, एक महीने में एक बार। वर्ष का हो जाएगा एक वर्ष में एक बार। जब इसको त्रैमासिक कहें तो 3 मास में एक बार। तो इसी तरह से इनकी जो पत्रिका थी आदम कादम्बिनी, वह क्या थी, एक मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार। बदरी हुआ तो आनंद आया, आनंद आया। और इसमें कह रहे हैं कि तथा 1993 में नागरी नीरद नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का भी इन्होंने स्थापना किया था। बदरी हुई तो आनंद आया, आनंद हुआ तो क्या हो गया, नींद आने लगी। नींद से नगर में क्या होने लगी, नींद आने लगी। बस इतना ट्रिक बना लीजिए, आप कर लेंगे। फिर एक बार रिपीट करिए कि बद्री नारायण चौधरी को, जो बदरी थे, उनको क्या हुआ, बरसात जब होने लगा तो आनंद आने लगा, बदरी होने लगी तो आनंद आने लगी। आनंद होने लगी तो क्या हुई, नींद आ गई। और कहाँ नींद आई थी, नगर में। तो नागरी नीरद नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। और यदि ये पूछा जाए कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया, प्रेम घन ने। ठीक है, याद हो गया। आगे देखिएगा, थोड़ा सा मैं तो यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, आप घर भी जाकर के एक बार दो बार रिपीट कर देंगे। तो यहाँ से 100% मैं कर रहा हूँ। आप देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट किए होंगे, आप लोग लगा रहे होंगे, तो यहाँ से जरूर प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। पूरा इतिहास का कम से कम 3 वीडियो दूंगा। 3 वीडियो में पूरा ये कथन आपका लगभग क्लियर, क्योंकि 900 वर्ष का इतिहास है। और एक वीडियो आपको बनाऊंगा सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, एक वीडियो बनाऊंगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लगभग 400 से ऊपर कथन है, 400 से ऊपर कथन है। एक एक वीडियो में ये दोनों कवर होंगे, 3-4 वीडियो में एक क्लियर हो जाएगा। जहाँ से आप आराम से बता रहे हैं 10 अंक चुरा सकते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। 10 अंक वहाँ से आप चुरा लेंगे। लगातार अब सीरीज चालू है, सीरीज चालू है, अब चलती रहेगी। टेस्ट चल रहा है बेटा, वो भी दे देंगे भाई। थोड़ा सा सिस्टम से हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। एक बैग तो एक दिन में पूरा आपको पूरा पढ़ा दूँ तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा। यदि आपको पूरा एक ही दिन में हम 3 घंटा लगातार एक वीडियो बना दें, आपके दिमाग से आउट होने लगेगा। वही होगा कि सिर्फ इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए। लेकिन कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।
अब देखिएगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी समालोचना के प्रवर्तक भी माना जाता है। भी प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी समालोचना के प्रवर्तक किसे माना है। तो किसे माना है? प्रेमघन का लेंगे शार्ट में तब भी याद हो जाएगा। प्रेमघन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो प्रेमघन है और बालकृष्ण भट्ट है, ये क्या हैं? समालोचना के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। क्लियर हुआ? इनकी रचनाओं में यतिभंग नामक काव्य दोष, एक काव्य दोष है, ठीक है। काव्य दोष जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें एक काव्य दोष दिया गया है। काव्य दोषों के प्रकारों में यतिभंग नामक क्या होता है? दोष मिलता है। आगे आइए, प्रताप नारायण मिश्र, नाम सुने होंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या, किसको कहा, किस प्रकार इनका योगदान था, रचनाओं को छोड़ करके हम बात करेंगे। देखिएगा, इस लिखा गया है, इस पत्रिका का चंद समय पर प्राप्त नहीं हो पाई होने के कारण एक बार इनको निम्न कथन लिखना पड़ा। यह प्रश्न यहाँ ये पूछा गया है, यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि ये जो आपका दिख रहे हैं, ये भी आ गया, नहीं हटेगा, जब यहाँ से हटाएंगे तब अब हटेगा। देखिए, यह चीज़ यहाँ से पूछी गई, ये देख रहे हैं ना, यह चीज़ आपसे पूछी गई। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पूछा गया किसकी पंक्ति है? तो यहाँ से यह प्रताप की बात कही जा रही है। प्रताप की बात कही जा रही है। क्या? 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। किसने कहा है? देखिए, हिंदी भाषा के भी बड़े हिमायती समर्थक माने जाते हैं। एक देखिए, एक नारा आता है प्रताप नारायण मिश्र का, जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, ये चीज़ देता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मैं यहीं पे एक चीज़ लगा लेता हूँ, जय हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये पूछा जाता है किसने, किसका नारा है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र का, अरे प्रताप नारायण मिश्र है ना, हाँ प्रताप नारायण, उन्हीं का ये है। देखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र का ये चीज़ बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य में सहज चटुल भाषा शैली का को सर्वाधिक रूप से किसने प्रयोग किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। और इसी शैली का इन्हें पुरस्कारकर्ता किसे माना जाता है? किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। प्रश्न ठीक है इसमें? बोलो हाँ या ना। मगर थोड़ा सा इसको पुराना स्टूडेंट है। तो यहाँ से देखिएगा, एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को एक चीज़ की हिंदी का एडिशन किसे माना जाता है? हिंदी का एडिशन किसे माना जाता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका भी जवाब क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी का एडिशन किसे माना जाता है? स्टील भी माना जाता है। बोलिए, आगे देखिए, अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, और यह बात यह पूछा जाए कि हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन माना है। ये कानपुर में स्थापित रसिक समाज की स्थापना की थी। देखिएगा, रसिक समाज की स्थापना, हाँ?
उसी के साथ जुड़े थे। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी स्थापना भी की थी। रसिक समाज का मुख्य रूप से एक रसिक संप्रदाय होता है जो अग्रदास का माना जाता है, ठीक है ना। अग्रदास जो होते हैं, तो उन्होंने राम काव्य में रसिक संप्रदाय की, जब इससे जुड़े तो बाद में इनको कहा गया कि नहीं ये है, मगर उससे पहले सर्वप्रथम ये जुड़े थे। बाद में कुछ विद्वानों ने इनको कह दिया कि इसी संप्रदाय के ये क्या है, संपादक हैं। तो आप दोनों प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा कि इन्होंने किस समाज से जुड़े, कि तदीय समाज से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। बस कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है। आज ये अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास हैं, देखिए चौथे नंबर पर हैं। इनसे प्रसिद्ध क्या है, बात सुनिए। प्रसिद्ध इनकी रचना है संस्कृत भाषा में रचित उपन्यास विधा की इस रचना में इन्होंने मराठा केसरी शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। अब है बिहारी बिहार रचना, देखिएगा बिहारी बिहार रचना आपसे पूछा जाए, ये बिहारी बिहार रचना किसकी है, तो अंबिका दत्त व्यास की। इसमें इन्होंने किया क्या है, कवि बिहारी द्वारा रचित दोहों का कुंडलियां छंद में भाव विस्तार किया है। कुंडलियां बिहारी बिहार किसकी रचना है, अंबिका दत्त व्यास की है। अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार ये रचना उपजीव्य है। बिहारी के दोहों पर रचना पर, बिहारी के सस्सई पर है। बिहारी के इस दोहों पर जो आधारित है, दोहों के अलावा इन्होंने कुंडलीय छंद का क्या किया, इसमें रूपांतरित कर दिया है। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा दोनों भाषाओं में समान अधिकार लेखन कार्य किया है। दोनों भाषाओं में इनकी कुल 78 रचनाएं हैं। ये देखिएगा, पूछा जाए अंबिका दत्त व्यास की महत्वपूर्ण उससे कुल कितनी रचनाएं हैं, तो क्या बताएंगे, 78। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में 10 वर्ष की आयु में कविता लेखन का कार्य 11 वर्ष में, 10 वर्ष में 12 वर्ष, मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में, देखिएगा, कविता वर्तनी सभा काशी की ये क्या करते हैं, कविता वर्धनी सभा काशी के क्या करते हैं, ये मेंबर बन जाते हैं। और इसी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि इनको मिली थी। सुकवि की उपाधि भी इनको प्राप्त थी। ये प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य में सुकवि की उपाधि किसकी प्राप्त थी, अंबिका दत्त व्यास को। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लिखते जाइए ना, साथ में थोड़ा सा लिखेंगे तो आप ही को याद होगा, ठीक, लिखेंगे तो आप ही को याद होगा कि क्लियर हुआ। लिखिएगा, हिंदी में सुकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, तो लिख लीजिएगा अंबिका दत्त व्यास को। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को। सुकवि की उपाधि, मात्र इतना आपसे प्रश्न पूछेगा, सुकवि किसे कहते हैं, अंबिका दत्त। यह प्रश्न इस तरह घुमाकर पूछ ले कि हिंदी साहित्य में सुकवि की उपाधि किसे प्राप्त है, तो वहाँ भी जो जवाब होगा आपका अंबिका दत्त। हिंदी का एडिशन, देखिएगा, ये अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। एक घड़ी 24 मिनट के समय में ही लगभग 100 पदों की रचना करते थे। यह चीज भी आगे कर रहे हैं, जिसके कारण इनको घटिया शतक या शतावधान कहा जाता था। यहाँ से
घटिया शतक या सावधान कहा जाता था। किस कारण? क्योंकि 24 मिनट में ये कम से कम 100 पद लिख देते थे। अब बताओ 24 मिनट में 100 पद लिखना, मशीन भी फेल थी। अब जो माना गया है, आप मानते न हो कि राम दशरथ के पुत्र थे? मानते? राम दशरथ के पुत्र थे। सही बोला हूं भाई, उल्ट दशरथ के पुत्र थे राम। क्लियर हुआ? एक लिख लीजिएगा, हिंदी में घटिया शतक या शतावधान अंबिका दत्त व्यास को माना जाता है। लिखिए, प्रश्न लिखिएगा, हिंदी में घटिया शतक, घटिया नहीं, घटिका शतक या शतावधान अंबिका दत्त व्यास को माना जाता है। हिंदी में घटिका शतक एवं शतावधान अंबिका दत्त व्यास को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 24 मिनट में 100 से अधिक पद लिखते थे। आगे सुनिएगा, हो गया? देखिएगा, एक रचना है शिवराज विजयम, चाहिए विनियम लिखा गया है इसमें। शिवराज विजयम रचना जो होती है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, और बाणभट्ट द्वारा जब लिखी गई तो उसी कादम्बरी रचना की शैली का प्रयोग इन्होंने जब यह अनुदित नाटक लिखा, अनुदित किया, अनुदित रचना, तो इसमें क्या है, उसी पर आधारित है। और इसी के कारण जब यह बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी रचना की शैली का इसमें प्रयोग किया, तो इसी के कारण इनको एक और नाम दिया जाता है, अभिनव बाण या आधुनिक के बाण भट्ट चाहिए। आधुनिक के बाण भट्ट के नाम से पुकारा जाता है। लिख लीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा, शिवराज विजयम रचना बाणभट्ट के कादम्बरी, शिवराज विजयम रचना बाणभट्ट के कादम्बरी की भाषा शैली पर लिखा गया है। बाणभट्ट की भाषा, कादम्बरी की भाषा शैली पर लिखा गया है। इसी कारण अंबिका दत्त व्यास को, इसी कारण अंबिका दत्त व्यास को अभिनव बाण, अभिनव बाण या आधुनिक बाणभट्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए इनकी हम पत्रिकाओं को याद कर लेते हैं, सुनिएगा। अंबिका दत्त व्यास नाम है ना, हम टिक बना लेते हैं। अंबिका दत्त व्यास को प्यास लगी तो क्या किए? पिए।
पानी पिए। अंबिका दत्त व्यास की जगह प्यास, पिए। पिए से क्या हो जाएगा? पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह किसकी पत्रिका है? तो क्या जवाब आएगा? यह किस प्रकार की पत्रिका है? तो क्या मासिक पत्रिका। हाँ, महीने में एक बार। मासिक है ना, मासिक है तो महीने में हो, सप्ताह होगा तो हफ्ते में एक बार, दैनिक होगा तो प्रतिदिन होगा, ठीक। वार्षिक होगा तो वर्ष में एक बार होगा, त्रैमासिक होगा तो 3 माह में एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, यह क्या थे? पंडित अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास को क्या कहा गया? बाण भट्ट कहा गया। अभिनव, अभिनव और देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट आ गया। उधर बाण भट्ट किसे कहा जा रहा है? व्यास को कहा जा रहा है, अंबिका दत्त व्यास। अब एक बाण भट्ट नाम के, इस भट्ट नाम के कवि आ जाते हैं जिनका नाम क्या होता है? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जो होते हैं, इलाहाबाद में इनका जन्म वगैरह हुआ था 1844 में, मृत्यु 1914 में होती है। थोड़ा से आगे देखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि किसे माना जाता है? प्रश्न लिखिएगा, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि। मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि आगे लिख लीजिएगा ऑनलाइनर में, बाल कृष्ण भट्ट। इनकी प्रमुख पत्रिका लिख लीजिएगा, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जहाँ लिखे आगे डैश दे के लिखिएगा। प्रदीप लिखिएगा, डैश दे के लिखिएगा। इलाहाबाद से 1877 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया। से 1877 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया। और बाल कृष्ण भट्ट, हाँ लिख लीजिए एक ही सेंटेंस में, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा रहेगा। और बाल कृष्ण भट्ट लगभग 33 वर्ष तक, और बाल कृष्ण भट्ट लगभग 33 वर्ष तक इसी पत्रिका के संपादक बने रहे। तो बोलोगे क्या लिखो? इसके संपादक बने रहे। हाँ, अरे अभी पढ़े हिंदी प्रदीप, उसी के अगर डैश दे के न लिख रही हो। इस पत्रिका के 33 वर्ष तक संपादक बने रहे। इसके अलावा इन्होंने, अरे छूट गया तो पीडीएफ है। इसके अलावा इन्होंने प्रेम पुंज नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। इसके अलावा प्रेम पुंज नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया।
लिखिएगा आगे, इन्होंने अगला पॉइंट, इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तीखी एवं छनछना तीखी एवं छनछना देने वाली भाषा में तीखी एवं छनछना देने वाली भाषा में तीखी एवं छनछना देने वाली भाषा में खरी खरी सुनाने वाले तीखी एवं खरी खरी सुनाने वाले कवि माने गए हैं। आगे लिखिएगा, अब सुनिएगा थोड़ा सा, देखिएगा एक चीज़ यहाँ आपने शुरुआत में एक चीज़ देखा होगा, बड़ा स्लो चल रहा है। चलिए आइए, देखिए इनका एक प्रश्न था, कहाँ गया जी, राधा कृष्ण दास, हाँ यही था ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का नाम आप लोग सुन रहे थे ना, और बाल कृष्ण भट्ट का नाम सुन रहे, देखो लाइट न मारे, बस इतना ही सुनिए। यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और प्रेम उनको क्या नाम से बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य समालोचना के प्रवर्तक माने हैं। इनके अलावा भी इनको भी क्या होता है के साथ इनको प्रवर्तक माना जाता है। कौन कौन? बालकृष्ण भट्ट। वही चीज़ है यहाँ फिर जब ये पढ़ाया गया कि बालकृष्ण भट्ट और जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हैं हिंदी साहित्य के समालोचना के प्रवर्तक हैं, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य के समालोचना के प्रवर्तक किसने माना है? तो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र। बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमगन को समालोचना का प्रवर्तक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कभी कभी पूछ देता है कि किसने कहकर पुकारा है, तो वहाँ से भी होगा। अब आ जाइएगा, राधा कृष्ण दास हैं, इनसे 2-3 कथन पूछे गए एग्जाम में। रहीमन विलास रचना में इन्होंने रहीम कवि द्वारा रचित दोहे को कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। और यह जो राधा कृष्ण दास हैं, इन्हीं से प्रश्न यह बना हुआ कि किसके तबीयत खराब? आपकी? अच्छा जाइए, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन हैं, किसे माना गया है?
जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्णदास। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हो रहा था उस समय भी इनको जो है कि इसका अध्यक्ष वही उनकी अध्यक्षता में सरस्वती पत्रिका जो है सर्वप्रथम जिसका जो प्रकाशन हुआ 1901 ईस्वी में, वह आपके उस काशी नागरिक प्रचारणी सभा से होता है। इन्हीं की देख रेख में हुआ था। बाबू श्याम सुंदर दास भी थे। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राधा कृष्ण दास। ठाकुर जगमोहन के देखिएगा 1857-1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनसे संबंधित कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश की विजय रायगढ़ की रियासत के ये राजकुमार थे। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनकी रचनाओं में संस्कृत साहित्य की प्राचीनतम कवि वाल्मीकि, कालिदास, बहुभूज जैसी प्राकृतिक सूक्ष्म चित्र देखने को मिला गया। ये देखिए ट्रिक लगा हुआ है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, इतनी बातें याद रखिएगा। फिर आ गया आपका खड़ी बोली के आरंभिक प्रसिद्ध 4 लेखक। खड़ी बोली का जो होता है कौन कौन प्रसिद्ध 4 लेखक हैं, तो मुंशी लल्लू लाल की बात कर लेते हैं। मुंशी लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, ये जो क्या होते हैं इसके जो प्रमुख रूप से 4 जो होते हैं इस प्रसिद्ध 4 लेखक माने जाते हैं। थोड़ा सा हम इस पर लिख लिखे हैं। मुंशी लल्लू खां लल्लू लाल का जो जन्म होता है क्या 1763 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1822 ईस्वी में होता है। प्रमुख रचनाएं देखिएगा 25 ईस्वी में प्रमुख रचनाएं हम बार बार पूछा जाता है। प्रमुख रचनाएं देखिएगा, ऊपर लिखा है लल्लू लाल। लल्लू लाल का मतलब हम समझेंगे कोई पागल बेटा, ठीक है ना। जो पागल लड़का होता है वही प्रेम करता है, ठीक है। पागल लड़का जो होगा वही प्रेम करेगा। तो प्रेम सागर किसने लिखा है? यही रचना बार बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है कि लल्लू लोग प्रेम करते हैं, लल्लू लोग प्रेम करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिएगा बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, बाल साहित्य, माधव सभा, लाल चंद्रिका, माधव विलास, ब्रज भाषा का व्याकरण, मधिनल, सिंहासन बत्तीसी, ये सब क्या है इनकी रचना। लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना 2 है, बार बार ये भी पूछी गई है, ये भी पूछी गई है। हाँ, ये भी पूछी गई है कि बाल साहित्य किसकी रचना है, तो क्या होता है लल्लू लाल की। शकुंतला नाटक हिंदी में किसने लिखा है, तो अभिज्ञान शकुंतला किसने लिखा, कालिदास। शकुंतला नाटक पूछे हिंदी में तो क्या हो जाएगा लल्लू लाल के। 2-3 रचनाएं यहाँ से यहाँ तक ये आपकी बड़ी प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। इसमें प्रेम सागर बड़ा इंपॉर्टेंट, बैताल पचीसी भी 2-3 बार ये पूछा गया है, और बाल साहित्य एक बार शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। और आगे देखिएगा, शुक्ल के अनुसार इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के उर्दू एवं ब्रज भाषा के लेखन का कार्य किया। शुक्ल जी इनको मानते हैं। और एक बात और, लाल चंद्रिका रचना में बिहारी सस्सई के दोहों की व्याख्या की गई है। और मुंशी सदा सुखलाल, लेकिन इनकी देखिए नासिकेतो उपाख्यान बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यही चीज़ मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, चंद्रावती किसकी रचना है? जब इंद्रावती पढ़ा रहे थे तो यही चंद्रावती मैं पूछ रहा था। इसी का उपनाम है क्योंकि इसकी नायिका चंद्रावती है, ठीक है। इसकी नायिका है नासिकेतोपाख्यान की, इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं चंद्रावती उपनाम लिखा जाता है। और देखिएगा यही इनका कई बार चरित्र है, एक रामचरितमानस है, चरितमानस है, तो दोनों में अंतर है। रामचरित रचना इनके राम भक्ति से संबंधित रचना है। तुलसी रामचरितमानस की तरह इस रचना में 7 कांडों में विभक्त किया गया है। अब देखिएगा नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान रचना कठोपनिषद के यम नचिकेता के संवाद पर आधारित रचना है। कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना इसी पर क्या आधारित है। इनकी रचनाओं में बिहारी बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये चीज़ 2 चीज़ यहाँ देखिए, नासिकेतोपाख्यान किस पर आधारित है, तो कठोप
निषद, कठोपनिषद न हो, अगर उपनिषद भी विकल्प में हो तब भी आप उसको सही बना लीजिएगा कि उपनिषद के को आधार बना करके यह रचना लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिएगा। मुंशी सदा सुखलाल, इनकी रचना जो होती है सुख सागर पूछी जाती है। देखिएगा, सदा सुखलाल सुख रहो, सुख के सागर में डूबे रहो, सदा सुखलाल सुख के सागर में डूबे रहो। दोनों तरह से सदा सुखलाल से सुख सागर किसने लिखा, यही बहुत ज़्यादा पूछी गई है। सुख सागर किसकी रचना है, सुख सागर किसने, जितने प्रैक्टिस सेट उठाएंगे देखेंगे तो सुख सागर किसकी है, सदा सुखलाल की है। इनकी सुख सागर रचना विष्णु पुराण पर आधारित रचना मानी जाती है। ठीक है, किस पर आधारित है, तो यह किसका उपजीव्य है तब भी क्या होगा, विष्णु पुराण पर। इस रचना में इन्होंने अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, क्लिष्ट माने कठिन शब्दों का, जिनके कारण शुक्ल इनकी भाषाओं में पंडिताओं भाषा कह करके इनकी भाषा को पंडिताओं इपन की भाषा कहकर पुकारा है। और इन्होंने उर्दू भाषा में निसार क्या मिल गया, रसा अब्र निसार, निसार कौन हो गए, सुखलाल हो गए। अब्र कौन हो गए, प्रेमघन। और जो हो गए रसा कौन हो गए, एक बार दो बार पढ़ लेंगे ना पक्का याद हो जाएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पर नीचे में लिखा भी है रसा, रसा उपनाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अब देखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा सुख सागर इनकी रचना नहीं मानी, बड़ा विवादित। जो सुख सागर रचना है डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं इनकी रचना नहीं है। सैयद ईसा अल्लाह खां, रानी की केतकी की कहानी, इसमें एक उदय भान नाम का राजकुमार होता है जो रानी केतकी के वियोग में वन में चला गया था। बहुत बेकार बहुत बेकार राजकुमार होता है, इकलौता लड़का था। ये पांडव की कुल से था। सबसे बड़ी तो बात ये है, जो अभिमन्यु वगैरह सुनते हैं ना, उसी पांडवों की कुल का था, ब्राह्मण था। वह जब रानी केतकी को देखा, जिस बगीचे में रानी केतकी रहती थी, घूमने जाती थी, वहां पर कोई पुरुष को जाना प्रतिबद्ध था। सुनिए कहानी, वहां पर किसी पुरुष को जाना प्रतिबद्ध लगाएगा। अब रानी केतकी देखती है और ये उदयभान देखते हैं, राजकुमार है, दोनों में प्रेम हो जाता है। अब इन्हीं उदयभान का चरित्र कैसा था, पूरी एक कहानी लिख गई जिसे क्या कहते हैं, रानी केतकी की। और इसी आधार पर इस रचना को क्या कहते हैं, उदयभान चरित्र। क्या कहते हैं, उदयभान को कोई उसमें बाबा रहता है, उसको पत्थर बना देता है सभी को। रानी जो केतकी होती है वो, अरे हम पढ़े थे जब 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 सर पढ़ा रहे थे तो मैं कहा, पहले सुनिएगा, तो जब सर पढ़ा रहे थे उस समय, तो मैं क्या कहता हूँ उस समय इसकी वीडियो ना हमारे मोबाइल में हमने राजा नहीं थे, ऋषि थे। उदयभान इनके पिता वगैरह सबको बना डाला था। वही तो हमने क्या कहते हैं, वो श्राप तो वही उनसे मुक्त की है। चलिए आइए सुनिए। यूट्यूब पर है, देख लीजिएगा। 1893 में रानी केतकी की कहानी लिखी गई, बार बार पूछा जाता है। आप देखिएगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी रचनाओं में कुछ हिंदवी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये स्वयं भी अपनी भाषा को लिखित रूप 3 प्रकार वगैरह, मुक्तक रखना, बाहर की बोली, गंवारू भाषा, और जो है भाखापन, संस्कृत भाषा के देखिए ये चीज पूछा गया है। शुक्ल के मतानुसार खड़ी बोली के अत्यधिक प्रसिद्ध 4 लेखकों कौन थे। 4 लेखक शुक्ल, इन्हीं को जब एक प्रश्न और बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम सुने हैं,
1800 में होता है, जो कलकत्ता में स्थापित होता है। तो उसी में ये 4 लोग अध्यापक रखे गए थे। उसमें उसी में से ये उन्हीं से संबंधित है ना, खड़ी बोली का प्रचार उसी जगह से स्टार्ट होता है। तो ये देखिएगा, प्रसिद्ध 4 लेखकों में रंगीन एवं चुलबुली भाषा का प्रयोग करने वाले कौन माने जाते थे? तो इंसा अल्लाह खां। और ये आगे लिखा है मुहावरेदार शैली का प्रयोग हुआ। अब आ गया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कौन कौन से प्रश्न? भारतेंदु युग समाप्त। अब देखिएगा द्विवेदी युग से प्रश्न बना हुआ है, ये भी है। इसी को जागरण, थोड़ा सा सुनिएगा। द्विवेदी युग कब से कब तक प्रारंभ होता है बच्चे? प्लीज, कब से प्रारंभ होता है? 1900 से 1920 ईस्वी तक। ये कुछ इसमें आएगा 1918 भी किसी किसी बुक में मिलेगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग माना है। हाँ, तो कुछ पुस्तकों में 1920 भी मिलेगा। तो अब देखिएगा, यह नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो द्विवेदी वो किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया? आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी देगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी देगा, दोनों देकर एक ही जगह भ्रमित करेगा। तो यहाँ से देखिएगा, द्विवेदी युग महान है, ठीक है। द्विवेदी युग क्या है? महान है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको महा से याद रहेगा। आगे कर रहे हैं, इस युग में गद्य एवं पद दोनों प्रकार की काव्य रचनाओं में बोली का प्रयोग होने लगा था। इस युग में आकार हिंदी काव्य रचना शैली के अनेक प्रकार के सुधार हुए थे, जिनके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने, अब देखिएगा 2 कारण यहाँ से दे दिया, लिख दिया कि इस युग में आकार हिंदी काव्य रचना के शैली में अनेक प्रकार के सुधार हुए थे, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कर दिया? जागरण सुधार का। किसके आधार पर कहा? हिंदी काव्य रचना की शैली में क्या हो रहा था? सुधार हो रहा था, जिसी कारण क्या कर दिया इसे? जागरण सुधार काल। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ देखिएगा 2 कथन है, 2 कथन है, कथन ये दोनों पूछे गए हैं। देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कर रहे हैं? जागरण सुधार काल। लेकिन यहीं पर यह जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हैं, इस काव्यधारा में आदर्श प्रबंध परंपरा काव्य के नाम से इसे पुकारा है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कहा है हिंदी काव्य की नई धारा। 2-3 प्रश्न यहाँ से नोट करिएगा आप। हम बोले, अच्छा हम ही बोले तो लिखेंगे, लिखिएगा। द्विवेदी युग में हिंदी काव्य रचना शैली में द्विवेदी युग के लिख दिएगा, मैं की जगह के कर दीजिएगा, थोड़ा सेंटेंस अच्छा हो जाए। द्विवेदी युग के हिंदी काव्य रचना शैली में अनेक प्रकार के सुधार होने के कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। देखिए, एक ट्रिक और यहां समझ लीजिएगा, जागरण सुधार काल कहा है। देखिएगा, जागरण, यही ना है जागरण। यह वह देखिएगा पुनर्जागरण। बात समझिए, थोड़ा सा समझिएगा, भूल जाएंगे। देखिएगा, यहाँ भी ड़ आया है, यहाँ भी ड़ आया है। ड़ को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे हम नगेंद्र कर लेंगे, नगेंद्र। ठीक है, अभी भूल जाएंगे।
जागरण, पुनर्जागरण, यन यन। ठीक, यन से क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र। अगला लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को हिंदी काव्य की नई काव्यधारा, हिंदी काव्य की नई काव्यधारा या नई धारा लिख लीजिएगा, जो भी कहकर पुकारा है। हम तो कहें सचिन अभी अंदर है, वो पानी गिर रहा था। कि मैं नहा रहा हूँ। अरे हम कहाँ जाने। आगे लिखिएगा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, होगा तो जब तक तुम कहोगे मैं तब तक उस बात में रहूंगा, जाकर देख कर आऊंगा। डॉक्टर बाथरूम में रहे। हाँ रह लेंगे सर, पहले पर ये देख कर कि पानी चल रहा है कि उससे। अरे बाप रे बाप, चलो चलो पढ़ो पढ़ो, छोड़ो। इतना बड़ा संकल्प कि बाथरूम में रहो, और कुछ है? दूसरा संकल्प नहीं है? बाथरूम में नहीं। नहीं, तुम वाली भाषा खत्म करो। आप चाहे जिस दिन जितनी बड़ी पार्टी मांगेंगे, चाहे जिस रेस्टोरेंट में कहीं मैं पार्टी दे दूंगा, पहले जाकर आगे लिखिएगा, आगे लिखिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने द्विवेदी युग को आदर्शवादी प्रबंध युग को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य माना है। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य माना है। प्रबंध परंपरा का काव्य माना है। देखिएगा, जो द्विवेदी युग आता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं, इसमें तो क्लियर है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, क्लियर है। वाह हीरो वाह, मैं कह रहा हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्लियर है, 2 बार करिए जी जी। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जब द्विवेदी युग के प्रवर्तन करते हैं, तो इसमें 2 संस्थाएं, 2 रूप से 2 पत्रिकाएं विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। एक का नाम होता है नागरी प्रचारणी सभा काशी, दूसरे का होता है सरस्वती पत्रिका। नागरी प्रचारणी सभा काशी का प्रकाशन जो क्या संपादन जो हुआ, स्थापना 10 जुलाई 1893 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से त्रैमासिक पत्रिका क्या होती थी, प्रकाशित होती थी। लेकिन सरस्वती पत्रिका का 1903 में इलाहाबाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में ये यहाँ से पत्रिकाएं प्रकाशित। 1900 में तो विचार आया, बंगाल गजट से जो होता है, चिंतामणि घोष होते हैं, उनके मन में यह विचार आया, और जो होता है बाबू श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास के संरक्षण में काशी नागरी प्रचारणी सभा से 1901 में इस पत्रिका को वहाँ से ये प्रकाशित हुई। लेकिन इस पत्रिका का संस्था का स्थापना जो होता है 1903 में इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, परंतु किधर है? एक दिन टूर आप लोगों का लेके चलना चाहिए इस चीज में। हम सरस्वती पत्रिका बोल रहे हैं।
बाग के पास में है, वो क्या कहते हैं, कंपनी बाग में संग्रहालय थी। चलिए ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की हो गया। अब सुनिएगा थोड़ा सा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया हूँ 10 जुलाई 1893 ईस्वी में। 10 जुलाई 1893 में हुई थी। इसका क्या है, इस संस्था की स्थापना का विचार सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज वाराणसी की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले निम्नलिखित 3 छात्रों के मन में उत्पन्न हुआ। यह प्रश्न पूछा गया है कि जब नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हो रही थी तो 3 छात्र कौन कौन से थे? तो 3 छात्र आपकी स्क्रीन पर हैं, श्याम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। राम नारायण मिश्र है सर। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, ये 3 छात्र होते हैं जो कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले होते हैं। उनके मन में ये विचार आया कि हम लोग एक संस्था की स्थापना करते हैं। और ये देखिएगा ट्रिक है, राम श्याम शिव, राम श्याम शिव। आगे है, इन्होंने तीनों मिलकर 10 जुलाई 1893 में 16 जुलाई 1893 ईस्वी में इसकी क्या होते हैं, राधा चरण कृष्णदास इस किसी सर्वप्रथम अध्यक्ष बने। अपने निजी भवन बनने से पहले इस सभा की बैठक काशी वाराणसी के सप्तगार, देखिएगा अभी प्रश्न पूछा गया है कि वाराणसी जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, यह सर्वप्रथम इसका विचार कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो क्या हो जाएगा, सप्तगार। 3 स्टूडेंट थे, किस कॉलेज के थे? तो क्वींस कॉलेज के थे। कौन से? तो राम श्याम शिव। आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं कि इस सभा के द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है? हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चला। नागरी प्रचारणी सभा त्रैमासिक पत्रिका का संपादन 1896 ईस्वी से। इस पत्रिका का संपादन एक सप्ताह मंडल संपादक मंडल के द्वारा किया गया, जिसमें निम्नलिखित थे। निम्नलिखित कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, देखिएगा चिंतामणि घोष आ गया ना, चिंतामणि घोष, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी साहित्य समालोचना प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में। जो अब हिंदी साहित्य सम्मेलन देखते हैं प्रयाग में जो हुआ है ना, उसकी स्थापना कब हुई है? तो 1910 में हुई। जब भी वहाँ से जाइएगा 1910 याद रखिएगा उसका पासवर्ड, तब आपको याद रहेगा। और जब भी सरस्वती पत्रिका जाइएगा तो 1903। ठीक है। अब ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है, चूंकि आपका यहाँ से इलाहाबाद से प्रयाग से ही अधिक पेश का पेपर होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयागराज में सर्वप्रथम जो 2 पत्रिकाएं थी, एक का नाम था नागरी प्रचारणी सभा, वो तो बनारस से थी, या ये प्रश्न हो जाए सरस्वती पत्रिका। और यह पूछ दिया जाए हिंदी साहित्य सम्मेलन 2 संस्थान है, सबसे पहले कौन किसकी स्थापना हुई थी? क्योंकि जानते रहेंगे तभी तो। ठीक है, एक 1903 में, दूसरा 1910 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये हो गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की स्थापना के बाद इस सभा को हिंदी की समृद्धि के कार्य को अपने हाथों में रखा तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदारी इस सम्मेलन को सौंप दिया। आचार्य आर्य भाषा पुस्तकालय काशी स्थापना जो होती है 1896। देखिए 96। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 और आर्य भाषा पुस्तकालय काशी की स्थापना क्या होती है? 96। 2 चीज, एक 96 93, यहाँ भी काशी लगा है, वहाँ भी। ये पुस्तकालय काशी है, वह जो है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी है, प्रचारणी सभा है। ठीक है ना। तो प्रचारणी सभा जो 93, पुस्तकालय क्या है? 96। देखिएगा आगे लिखा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन इसी संस्था के द्वारा प्रकाशित होता है। और ये देख रहे हैं 18 खंडों में विभक्त हुआ था और 16
16 खंड ही हो सका जिसका प्रकाशन। हिंदी विश्वकोश देखिएगा, यह व्याकरण है। यह व्याकरण ग्रंथ आपको अगर कहीं मिल रहा है, अगर प्रिंट से 200 BC भी ले रहा है तो हमको लेकर दे दीजिएगा। हिंदी विश्वकोश व्याकरण ग्रंथ होना चाहिए, वो डिक्शनरी नहीं। डिक्शनरी एक आती है ना जिसे हिंदी विश्व शब्दकोश की जाती है, तो वह चीज़ नहीं, ये विश्वकोश है, मतलब व्याकरण का नाम है। अगर इसका संपादन करें, देखिए 12 खंडों में करवाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण है। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का संपादन, इस ग्रंथ का संपादन भी भारत सरकार द्वारा जब की सहायता से 10 खंडों में करवाया गया। हिंदी का सबसे प्रमाणिक शब्दकोश माना जाता है। आगे देखिएगा, पारिभाषिक शब्दावली का संपादन कब हुआ था? तो 1898। ये भी प्रश्न पूछा गया, जो परिभाषा हम लोग नहीं देखते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं ना, उसकी भी स्थापना हुई थी। अब देखिएगा सरस्वती पत्रिका का है। सरस्वती पत्रिका में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। इस पत्रिका का प्रकाशन का विचार सर्वप्रथम बंगाल के पत्रकार चिंतामणि घोष के मन में उत्पन्न हुआ। ये प्रश्न हो चुका है। कह रहे हैं चिंतामणि घोष के द्वारा निवेदन किए जाने पर नागरी प्रचारणी सभा काशी 1900 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। अपने शुरुआत में 1 वर्ष तक इस पत्रिका 1901, ठीक है, विचार आया 1900 में ये आई, मगर प्रकाशन जो होता है, करें अपने शुरुआत में 1 वर्ष तक इस पत्रिका का संपादन एक संपादक मंडल द्वारा किया गया। इसमें से निम्नलिखित 5 विद्वान हैं जो शुरुआत में किए थे: बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, और जो है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिकेय प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास इस पत्रिका का संपादक, स्वतंत्र रूप से संपादक बनाए गए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1803 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी, यह देखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया क्योंकि 20 वर्ष तक चला है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही चीज कह दिया कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो क्या होता है? सरस्वती पत्रिका। दोनों चीज याद रखिएगा। प्रश्न, मच्छर आ गया है, एक मच्छर आदमी को, एक मच्छर लग गया। 2 बार काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा तो नहीं बोला, फिर इधर आ गया। हम कहा बेटा तू घबरा मत। देखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, थोड़ा सुनिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो होते हैं, इनका जन्म होता है 1864 ईस्वी, 1938 में इनकी मृत्यु होती है। ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली के रहने वाले थे। इनके संबंधी विशेष तथ्य सुनिए। ये अपने आरंभिक जीवन में क्या हुआ? नहीं तो सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? अपने से तो सुना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप देख ही रहेंगे। इस पीडीएफ से 2-3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 100% के कहीं ना कहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको एलटी में भी देखने को मिलेगा, पीजीटी में भी देखने को मिलेगा। देखिएगा, यह है अन्य विशेष तथ्य। ये अपने आरंभिक जीवन में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से ब्रजभाषा में लेखन कार्य किया करते थे। ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये हिंदी भाषा के व्याकरण सम्मत रूप से प्रदान करने वाले विद्वान भी माने जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया, देखिएगा। ये हिंदी गद्य के एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन कर्ता भी माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज और आता है, आर्य भाषा कोश किसका है? तो सरस्वती में, ये जो 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। संपत्ति शास्त्र किसका है? तो ये भी क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस प्रकार अभी मैथिली शरण गुप्त है, चलिए मैथिली शरण गुप्त को भी देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो होते हैं, देखिए इनसे प्रश्न क्या बनता है। हिंदी साहित्य में लगभग 40 रचनाएं की हैं, जिनमें 19 रचनाएं इनकी काव्य श्रेणी में आता है।
इनके रचित खड़ी बोली में सर्वप्रथम कविता 1905 में सरस्वती पत्रिका हेमंत शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये प्रश्न पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका से जो होता है खड़ी बोली की सबसे पहली पत्रिका कौन प्रकाशित हुई थी, तो क्या है, हेमंत। इसमें खड़ी बोली का सर्वप्रथम रचना 1909 में रंग में भंग नामक से प्रकाशित हुआ था। रचना में देखिए एक चीज यहाँ से देखिएगा, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और से इस पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा गया है महात्मा गांधी ने जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनको राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी आया हुआ प्रश्न है। फिर देखिएगा यह मूलतः मुसद्दे हालिम, ये रचना इनकी है, इसको छोड़िए। अगर आगे है इनका सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रसिद्ध रचना साकेत मानी जाती है। 1931 में लिखी गई है और वही उसी समय प्रकाशन हुआ है। और ये कह रहे हैं महाकाल श्रेणी की यह रचना जो होती है महाकाव्य श्रेणी की रचना आती है जो 1931 में होती है। इस रचना के लेखन कार्य इन्होंने 1916 में शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इसकी रचना के कुल 15 वर्ष लगे थे। आगे कह रहे हैं यह रचना इन्होंने निम्नलिखित 2 लेखों में प्रकाशित कराई गई थी। एक देखिए कवियों की उर्मिला विषयक, यह होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उर्मिला के बारे में सोचे होंगे, तो ये भी इनकी बात आती है। फिर आगे देखिएगा कि इस रचना के कुल कितने सर्ग हैं। इस रचना का 9वां सर्ग सबसे बड़ा एवं सर्वश्रेष्ठ सर्ग माना जाता है। किसका? साकेत का पूछा गया है। तुलसीदास रामचरितमानस के बाद यह हिंदी साहित्य की दूसरी प्रसिद्ध राम काव्य रचना मानी जाती है, जिसमें इसे क्या होता है, इसी रचना पर क्या होता है, इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आनंद दुलारे वाजपेयी ने इस महाकाव्य को आधुनिक हिंदी युग प्रवर्तक महाकाव्य माना जाता है। ये प्रश्न ये भी पूछा गया, इसको अंडरलाइन नहीं किए, अब देख लीजिएगा। फिर इसके बाद इधर आइए, ये भी छोड़िए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। देखिएगा यहाँ से एक कथन, यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत के द्वारा एक रचना लिखी जाती है और वह रचना होती है प्रिप्रवास। प्रिप्रवास जो होता है 17 सर्गों में लिखी गई रचना है और यह एक महाकाव्य है। और इसके बाद देखिएगा इस रचना के लेखन के काव्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? हाँ, मैथिली शरण को सूरदास किसे कहा जाता है? ये अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? वैदेही वनवास इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। 18 सर्गों में लिखा गया है, रामचरितमानस के उत्तरकांड पर आधारित है। अब देखिएगा श्रीधर पाठक के बाद देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक को। ठीक है। अब एक प्रश्न इसमें से और है, एक इनका उजड़ ग्राम जो है यह रचना बड़ी प्रसिद्ध है। उजड़ ग्राम, यह भी याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह इन्होंने मातृभाषा की प्रशंसा में लिखा है और लिखा क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप दोनों में अंतर समझिएगा। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, वहाँ भी निज भाषा है, यहाँ भी निज भाषा है। ठीक है। यहाँ निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग करहूँ संकल्प विषय बखे निज भाषा उपयोग, ये इनकी है। राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक है, राम नरेश त्रिपाठी इनका काम प्रसिद्ध क्या चीज़ है देखिएगा। कविता कौमुदी इनकी जो है बड़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कविता कौमुदी से प्रश्न बना है। नाथूराम शर्मा शंकर इनको कहते हैं। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो है कि गर्भांडस रहस्य माना जाता है। अब आगे देखिएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो त्रिशूल है यह इनको उपनाम से जाना जाता है, सुकवि के नाम से इनके द्वारा कह रहे हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सुन लीजिएगा। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें स्नेही एवं त्रिशूल के नाम से भी उपनाम से लेखन कार्य किया है। अपनी श्रृंगारिक कविताओं इन्होंने स्नेही उपनाम से किया, राष्ट्रभक्ति परक त्रिशूल उपनाम से लिखी गई है।
इनके द्वारा सुकवि नाम पर एक पत्रिका का क्या होता है, संपादन होता है। अब देखिए राय प्रसाद स्नेही, इनका जो प्रश्न है ये 52 कुंडली छंद पर लिखी गई, ये पूछा गया है। आगे देखिएगा, रामचरित्र उपाध्याय चिंतामणि इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना में, रामचरित चिंतामणि इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, ये भी छोड़ दीजिए। आगे देखिएगा, लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन से जो प्रश्न पूछा गया है, छोड़िए ये भी नहीं। जगन्नाथ, यहाँ देखिए 2 प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। इन्होंने अपने आरंभिक जीवन में जकी उपनाम से, देख रहे हैं ना, उर्दू भाषा में भी लेखन कार्य किया है। द्विवेदी युग में इन्होंने के बावजूद भी इन्होंने अपनी सभी काव्य रचनाओं को ब्रजभाषा में किया है। इन्होंने खड़ी बोली समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहकर पुकारा। 2 कोटेशन इनका याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपका आता है यह सत्यनारायण कविरत्न, इनमें से ये देखिए, ब्रज भाषा में मधुर काव्य रचना करने के कारण इनको क्या कहा जाता है, ब्रज कोकिल। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, हाँ, विद्यापति को। श्याम नारायण, दोनों तरह से प्रश्न जितने हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार यह आपका समान, ठीक है। अभी हम आपके ग्रुप में भेज दे रहे हैं, अगर जो चीज पढ़ लीजिएगा, जो चीज न समझ में आए उसको आप वो पूछ लीजिएगा। कल इसका नोट्स चाहिए, कल ही। कितना है, कितना है, 2 घंटा बैठे, रुक जाइए थोड़ा सा।